एज एन इंडियन फिजियो में श्रीलंकन प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर, वेस्ट इंडीज प्लेयर लोगों को मैं ट्रीट किया। दे हैड टू रिलाई ऑन अस, यू नेवर रिलाइड ऑन देम। अभी जो प्लेयर्स आते हैं वो लोग फिट आते हैं, उन लोग को जिम का बारे में पता है, स्ट्रेंथनिंग पता है। हमारे पास तो प्लेयर था तो कभी उसको पता ही नहीं था कि वार्मिंग अप क्या है, जिम क्या है, बट टेक्निक इतना अच्छा था कि उन लोग टीम में आ जाते थे। इक्विपमेंट वाइज ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बेटर इक्विप, बट नॉलेज वाइज वी आर द बेस्ट। मैन्युअली वी आर मोर इक्विप, टेपिंग करना या ड्राई नीडलिंग जो भी हाथ का है, दे आर मोर इनटू मशीन। वो लोग 4 करोड़ का मशीन खरीद कर रखेंगे। वी फील वी डोंट नो, देयर इज नो प्रूफ बाय दैट मशीन यू विल बी बेटर। एक वाइटल कैपेसिटी है, बाद में विटामिन D3 B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द स्पोर्ट्समैन हैज लेस ऑफ D3 एंड B12, परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। रेस्ट इज इक्वल टू द होल डे। यू शुड हैव ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ऑन योर बेड। आई वुड टाइम यू फॉर 1 मिनट हाउ मेनी रन्स यू टेक। तो समझो आज आप 12 रन लिए, सो आई विल टू गिव यू अ टारगेट कि 1 मिनट में आप 13 रन लेना चाहिए। आपको गेम में आपका स्किल रखेगा। अब स्किल से रिलेटेड जो मसल्स है, स्ट्रेंथ पे रखो, अच्छा फ्लेक्सिबल रखो। गेम आप इसको फुट में अपना जहाँ वैलगेंस है वहाँ अगर रखेंगे 2 मिनट इस पे खड़ा रहोगे तो हैमस्ट्रिंग पूरा रिलीज हो जाता है। 80% ऑफ द इंडियन जो खड़ा रहने बोलेंगे तो दे वोंट गेट अप लाइक दिस, दे विल पुश द चेयर एंड गेट अप। सो पेल्विक फ्लोर इज द मसल दैट इज गेटिंग इंपॉर्टेंस नाउ। हाइट इन सेंटीमीटर्स -100। पहले देखो आपका वेट सही है कि नहीं, वाइटल कैपेसिटी 3 लीटर है कि नहीं। इफ योर वाइटल कैपेसिटी बिलो 2 लीटर, यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रीदिंग फर्स्ट। अली सर, आपको जो नहीं जानते उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप इंडिया के फर्स्ट स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट थे और ट्रैवलिंग टीम के फर्स्ट आपको मतलब पहले जो आप थे जिन्हें आपको फुल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। तो सर आपने लेट 1980s में आपने इंडियन क्रिकेट टीम को किया था। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तभी का माहौल कैसा था? क्योंकि आपके पहले कोई था नहीं, आप पहले थे। तो आपको क्या-क्या चेंजेस लाने पड़े थे कि मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, आपने खुद इतना पढ़ा होगा, आपने खुद इतना मतलब डिज़ाइन किया होगा और ओवर द इयर्स वो कैसे उसमें सुधारा है, कैसे उसमें इवोल्यूशन हुआ है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा? देखो, जब मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रहा था, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं पढ़ रहा था, जब भी खाली 7 कॉलेजेस थे फिजियोथेरेपी का पूरे इंडिया में। आज 300 कॉलेजेस। तो 87 में स्पोर्ट्स में आने के बाद में एकदम अचानक वैल्यू फिजियोथेरेपिस्ट का बढ़ गया, डिमांड आने लगा। जो जो कॉलेजेस में 20 सीट थे, आज 100 सीट, 120 सीट का फिजियोथेरेपी कॉलेज होता है। तो ऐसा देखने जाएंगे स्टूडेंट वाइज, और हर फील्ड में फिजियोथेरेपिस्ट चला गया। स्पोर्ट्स का तो हर टीम में फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट है जो स्कूल को संभालते हैं, क्लब को संभालता है, न्यूरोलॉजी में चला गया, कार्डियोलॉजी में चला गया, स्पोर्ट्स में चला गया, ट्रेनिंग में चला गया। तो इतना सुपर स्पेशलिटी ज्यादा हो गया, राइट। और उस जमाने में जब मैं ज्वाइन भी करती हूँ तो वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग वो सब नहीं होता था। हर किसी को अपना खुद के टेक्निक से करते थे, क्योंकि उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था। तो जैसा एज अ फिजियो मैं टीम में गया तो सबसे पहला उन लोग को एक सिंपल कानून बताया कैसा वार्मिंग अप करने का, और बॉडी को गर्म करना क्यों जरूरत है। बॉडी अगर वार्म अप होगा तो परफॉर्मेंस कैसा बढ़ता है उससे, और इंजरी कम होता है उससे, मसल कम फुल होता है। तो ये उन लोग को सिखाना पड़ा। बाद में स्ट्रेंथनिंग पे आए हम कि जिम जाना जरूरी है, कौन सा मसल यूज होता है। एक बैट्समैन को 6 मारने का होगा तो शोल्डर का मसल को अगर हम लोग ट्रेनिंग देंगे तो इजीली बाहर बॉल चला जाता है सीधा स्पेक्टेटर में। हमारे पास 6 है जो ग्राउंड के बाहर चला गया, मतलब जो स्टेडियम के बाहर गया हुआ 6 है। तो वो कब आया है, क्योंकि हमने जो एक ज्यादा ध्यान दिया हमारे शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। अली सर, आपने जैसे कहा कि आप पहले थे, तो आपसे पहले जो क्रिकेटर्स थे, तो वो लोग कैसे मतलब टेक्निकल पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि एथलेटिक पर ध्यान था ही नहीं उनका? टेक्निकली दे वर बेटर। ओके, ओके। और तो ये जो इंडिया में ऐसी मुझे हालत थी, लगता है, आपने कहा कि 7 ही फिजियोथेरेपी कॉलेज थी, तो मतलब व्हाट अबाउट द फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, मतलब जैसे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हो गए, ऑस्ट्रेलिया के हो गए, वो तो पहले से ही मतलब फिट कहते थे कि वो नहीं लोग नहीं, तो थे सब ही। सब 2-4 साल पहले आए। फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग शायद 5 साल लेट थे, या एक वर्ल्ड कप लेट आए। लेकिन उन लोग भी ऐसा नहीं था कि उन लोग के पास भी था। तो तो सर, इससे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में भी मैं जिससे भी पूछता हूँ स्पोर्ट्स मेडिसिन की डोमेन में, तो कहता है कि इंडिया 5-6 साल अभी भी पीछे है। मतलब जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है फिजियोथेरेपी में, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, वो आई थिंक एसीएसएम और जो अमेरिकन काउंटर पार्ट्स जो बॉडीज़ हैं, वो आज हमसे 5 साल आगे हैं। मतलब जो उनके रिकवरी प्रोटोकॉल्स हैं, उनके प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स हैं। तो सर ये तभी भी वैसा था कि आपको मतलब इंफीरियॉरिटी जैसा था कि फिटनेस के मामले में इंडियन मुझे लगता था हम लोग बेस्ट थे। अभी जब आए तो एकदम धूम धमाके से आए, कुछ था हमारे पास। दूसरे फिजियो लोग हमारे से हेल्प लेते थे। तो एज एन इंडियन फिजियो मैं श्रीलंकन प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर, वेस्ट इंडीज प्लेयर लोगों को मैं ट्रीट किया। ओके।
So they had to rely on us. We never relied on them. ओह! राइट, 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 गुड। और सर आपका जो डेकेड था तो आपके बाद कितना मतलब इवोल्यूशन फास्ट हुआ है? क्योंकि आपने पूरा मतलब ये 30-40 इयर्स की आपने जर्नी खुद देखी होगी कि आपके समय पे आपको छोटी-छोटी बातों में ऑब्स्टेकल्स आते होंगे, पर अभी वो मतलब नॉर्मलाइज़ हो चुका है और कहीं एडवांस भी हो चुका है। तो मतलब क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि मान लो कि आप 1987 के बदले अभी आप 2024 में अगर आप अपॉइंट हुए होते तो क्या आपको ईज़ी हो जाता? अभी जो प्लेयर्स आते हैं वो लोग फिट आते हैं, उन लोग को जिम का बारे में पता है, स्ट्रेंथनिंग पता है, काफी चीज उन लोग तैयार आते हैं। हमारे पास तो प्लेयर था तो कभी उसको पता ही नहीं था कि वार्मिंग अप क्या है, जिम क्या है, बट टेक्निक इतना अच्छा था कि उन लोग टीम में आ जाते थे। आपको एक बात याद करना है कि जो जो ये क्रिकेट जैसा मैच है उसमें आप रन कैसा बनाते हैं, आपका सिलेक्शन रन पे और विकेट पे होता है। तो वो लोग ये नहीं देखते आप कितने फिट हो, मैच में कितने रन लिए या कितने विकेट लिए, वो एक सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है। और वो क्राइटेरिया अगर आप क्लियर किए, अच्छे हो, तो फिर मुझे लगता है ना कि आपको लोग बिठा सकेंगे कि आपके पास फिटनेस नहीं है। फिटनेस डज नॉट सिलेक्ट यू, फिटनेस टेक्स यू लॉन्गर। आप ज्यादा खेलोगे, अच्छा खेलोगे, कई टाइम तक खेलोगे, आप जल्दी मुझे ऐसा लगता है काफी सीनियर क्रिकेटर लोग ऐसे थे, इतने अच्छे थे टेक्निकली, इतने अच्छे थे, पर उन लोग का जो ओवरऑल फिजिक था, ओवरऑल उन लोग का एंडोरेंस था, वो इतना कम था, वो उन लोग को आगे नहीं जा सका। उन लोग टेक्निक से पीछे नहीं आए। जैसा आपने अगर देखा होगा, कुछ मैचेस में देखा होगा, एक यंगस्टर भाग रहा है और कोई हमारा सीनियर क्रिकेटर, अगर अभी का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो जब एक यंगस्टर ने 3 रन लिया है तो सामने वाला ने 2 रन लिया, तो वो एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन होता था उन लोग। तो उसका रनिंग बिटवीन द विकेट, फिर अगर बॉल छूट गया तो आप चेस करते हो बॉल को। आज देखो कैसा बॉल को चेस करके पकड़ लेते हैं फोर बचाने के लिए। अगर वो हम देख जाएंगे 20 साल पहले का तो काफी डिफिकल्ट था, छूटता नहीं था, पर अगर बॉल छूट गया तो डिफिकल्ट था चेस करने का। तो दे वर टेक्निकली गुड इन होल्डिंग द बॉल, नॉट चेजिंग द बॉल। सर आप जब जैसे फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट थे तो आपका क्या प्रोटोकॉल था? फिटनेस प्रोटोकॉल आप इंडिविजुअलाइज़ ही आप करते होंगे, पर जनरलाइज़्ड आप कैसे एरोबिक, स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, फिर वो रिहैब, प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स वो आपके क्या थे वो उस समय के? वो मैं आपसे मैं जब जानना चाहता हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड कप के लिए, 87 वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारे शाम को मीटिंग था, मैनेजर ने परमिशन दिया कि टीम से बात करे कि मेरा गेम प्लान क्या है। तो मैं बता रहा हूँ लोग, मैं नहीं आया हूँ आपको ट्रीट करने के लिए, मेरा मेन एम्बिशन है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। सो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करेंगे, सुबह वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, और इसी सब समझो 45 मिनट्स होगा। उसके बाद आप जो आपका बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, जो अलग अलग स्प्रेड होके जाएंगे, बिकॉज यू आर वार्म्ड अप, प्रिपेयर्ड टू टेक एनी ब्लंट, एनी इंजरीज, सब मान गए। और छोटे छोटे सबके जो एक सेंट पेन थे आते थे तो ट्रीटमेंट चलता था, तो फेथ बढ़ता गया, यस दिस वॉज रिक्वायर्ड। और अगर इंजरी हुआ है तो इमीडिएटली वहीं थे ग्राउंड पे ट्रीटमेंट देने के लिए। और एक कॉन्फिडेंस होता था उन लोगों के, चलो कोई बैठा है, इंजर्ड हुआ है तो ऐसा इशारा करे तो मैं भाग के गया, एंड यू आर ट्रीटिंग देम। तो आई फील वन ऑफ द थिंग रीजन वाज कॉन्फिडेंस कि कोई है। सर तभी के माहौल में जब जहाँ तक मुझे याद है हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर भी उतने नहीं थे, तो शायद इंजरी ब्लो भी उतने मतलब ज़्यादा मैसिव ब्लो होते थे। तो सर क्या आपको लगता है कि फ़र्क हो सकता है? मैं अगर नाम ले सकता हूँ तो गावस्कर, सचिन, ये लोग जो थे, ये लोग ने मतलब फियर्स अटैक्स उन्होंने फेस किए हैं कि मतलब वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हो गए, वे पाकिस्तान के 3 प्लेयर थे जो एकदम फास्ट बॉलिंग करते थे। आजकल तो क्या है कि आजकल आपके पास एकदम प्रोटेक्टिव गियर है और उसमें भी आप अटैकिंग गेम आप खेल सकते हो आराम से। पर तभी के माहौल में सर आपका क्या प्रिवेंटिव हो सकता था? क्योंकि आपके पास प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं थे कि यू कैन रिलाई अबाउट देम। सी वो जब नया था तो आदमी को पता था कि आप शॉर्ट लेग में भी फील्डिंग करते थे, हमारे पास सोलकर था, शॉर्ट लेग में फील्डिंग करता था विदाउट हेलमेट। तो वो एक उन लोग का कला था, कब मोड़ना है या कब कब तक खड़ा रहना है बॉल को देखने के लिए। बट जैसा जैसे हर गेम में रूल बदलता है, हमारे पास ऐसे गेम्स है इंडिया में जिसमें सर्टन प्रोटेक्शन तो इज द मस्ट, यू कैन नॉट प्ले विदाउट इट। आप ग्राउंड में एंटर नहीं हो सकते विदाउट शिन गार्ड। हॉकी में है, जैसा फुटबॉल में यू हैव टू बी वेयरिंग इट। तो वैसा क्रिकेट में भी जैसे आईसीसी आया, उन लोग ने नए नए रूल्स लाए, ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। तो ऑल दिस इज टू प्रिवेंट एन इंजरी, नॉट टू मेक द परफॉर्मेंस बेटर। परफॉर्मेंस तो उसके खुद के स्किल से आएगा वो आगे। पर सर आपको लगता नहीं है कि वो प्रोटेक्टिव गियर से वो परफॉर्मेंस में वो उसका अप्रोच चेंज हो जाएगा, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा? कि मान लो कोई फास्ट बॉलर आ रहा है और अगर उसके पास प्रोटेक्टिव गियर है
देन ही कैन अटैक विदाउट हैविंग अ कंसर्न कि मैं मुझे लगेगा तो मैं मतलब कुछ बेहोश नहीं हो जाऊंगा या वैसा नहीं हो जाऊंगा। तो वैसा एटीट्यूड चेंजेस था क्योंकि मुझे तो जब तक याद है तो तब तक तभी का तो उनका एटीट्यूड अलग ही था, जैसे रिचर्ड्स और वो सारे हो गए थे। हमारे चंडीगढ़ में एक मैच था, वेस्ट इंडीज बॉलिंग कर रहा था, तो हमारे ओपनिंग बैट्समैन ने बोला था, हेलमेट पहना था, हेलमेट में जो वाइजर होता है, तो आप खड़ा रहते हो बैटिंग को तो वाइजर का एक रॉड बीच में आता है, तो उसने वाइजर को खोल दिया था। सो वाइजर थोड़ा नीचे किया तो बॉल अंदर जा, एक्चुअली वाइजर से आपको टेस्ट करना पड़ता है कि बॉल वाइजर और हेलमेट का हेड के टॉप पे से बीच में नहीं जा सके, तो उसने वाइजर का थोड़ा लेंथ बढ़ा दिया था, तो बॉल सीधे जाके उसके नाक पे लगा, हमको ले जाना पड़ा उसको इमीडिएटली पीजी इंस्टीट्यूट अपना चंडीगढ़ में, और काफी हमको स्ट्रेस था क्यों ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा। सर तभी कंकशन प्रोटोकॉल तो नहीं हो गया आई थिंक, क्योंकि जैसे फिल ह्यूजेस जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था, ही डाइड ऑन ऑन द फील्ड विद द यस, ब्लो ऑन हिज वर्टिब्रल या आर्टरी। सर तो ऐसे माहौल में मतलब वर यू प्रिपेयर्ड लाइक फॉर दिस सिनेरियो कि आपको पता था कि ऐसा भी हादसा हो सकता है आपके माहौल में? देखो हम मेरे जाने के बाद में हमारे पास बैकअप था, मैं तो चलो टीम के साथ फिजियो था, पर जहाँ मैच होता था द लोकल एसोसिएशन हैड टू अरेंज अ डॉक्टर, अरेंज एन एम्बुलेंस के गॉड फॉरबिड्स कुछ हुआ, सो वी वर प्रिपेयर्ड। मैं पहला जाके इंट्रोड्यूस करता था डॉक्टर को, या डॉक्टर लोग इंट्रोड्यूस करते थे कि आई विल बी देयर ये टाइम से ये टाइम, उससे जगह बताते थे हम लोग कहाँ रहेंगे। सो ऑल दैट वाज अरेंज, फिर बताते थे वो हमें, देखता था कि एम्बुलेंस कहाँ रहेगा, वेदर द होल कॉरिडोर ऑफ द एंडोरेंस इज ओपन, एम्बुलेंस आएगा पर एम्बुलेंस चालू होने के लिए आगे 15 गाड़ी होगा तो नहीं चलेगा। सो ऑल दैट वाज टेकन केयर, एंड एज द गेम बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव, मोर फैसिलिटीज वर गिवन। और सर यस, मतलब हेड हेड इंजरी अगर होता था तो आप उसे वापस बुला लेते थे कि जैसा अभी होता है कि यू लेट देम प्ले अंटिल एंड अनटिल दे आर कॉन्शियस? नो एवरीथिंग हैज अ फ्यू टेस्ट, ग्राउंड पे जाके मैं 3-4 टेस्ट करता था, इफ दे वर क्लियरिंग दैट टेस्ट दे कुड कंटिन्यू, और देन आई हैव टू टेक परमिशन ऑफ द एम्पायर कि आई एम टेकिंग आउट। हमारे पास एक वेब इंजरी था कलकत्ता मैच में मनिंदर सिंह का, तो मैंने खाली 2 मिनट का टाइम मांगा था एम्पायर से कि आई विल जस्ट टेप इट अप एंड यू कैन कंटिन्यू प्ले। परमिशन मिला तो इमीडिएटली टेपिंग किया, हम वो मैच जीत गए साउथ अफ्रीका से, अगर उसको वो हमारे मेन बॉलर था। या एग्जैक्टली। और सर जहाँ तक मुझे याद है दो ऐसे इंस्टेंस अगर नाम ले सकता हूँ तो सचिन का पहला ही टूर जो पाकिस्तान में था, सर मुझे लगता है कि अगर वो आज के माहौल में वो होता तो फिजियो उसे बुला ही लेता, क्योंकि कंकशन प्रोटोकॉल ही वैसे कि अगर हेड ब्लो होता है तो भले ही वो इंसान कहे कि मुझे खेलना है, वी हैव टू टेक आउट ऑफ द फील्ड एंड वी हैव टू लेट एंड ऑब्जर्व हिम विद जीसीएस ग्लास कोर जो हम लोग कहते हैं न्यूरो फिजियो में। तो सर आपके अकॉर्डिंग कितना रिस्क आप ले सकते थे फ्रॉम अ इंजरी एंगल, कि मान लो एक माइनर इंजरी हुई है तो आजकल क्या होता है कि काफी प्रिवेंटिव हो गया है कि भाई पहले एकदम 100% हो जाए फिर ही हम लोग क्लियर करेंगे फॉर प्लेइंग अप। पर पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता था, पहले माइनर इंजरी भी लोग मतलब टॉलरेट करके खेलते थे। ऐसा मैं सच बोल रहा हूँ कि मतलब आई एम ऑफ द गार्ड? नहीं नहीं, इट इट ऑल डिपेंड ऑन द कैप्टन। हमारे पास प्लेयर था जो, अगर वो उसको बाहर लाओगे तो हम लोग हार सकते मैच, तो कैप्टन आपको यही बोलेगा हो सके उतना खिलाना, पर अगर नहीं, वो हमारे पास था वेंकटपति राजू, इंग्लैंड मैच खेल रहे थे अजहर के सामने, ऑलमोस्ट लास्ट बैट्समैन था, अगर एक आउट होता तो हार जाते थे, और अगर 5-6 ओवर खेल लेते तो ड्रॉ हो सकता था, तो उसके राजू के हाथ में लगा था, और मुझे तो लगा कि पक्का था, पर जैसा मैं अंदर गया तो कैप्टन अदर साइड था, कैप्टन बोला खाली 3-4 ओवर का ही खेल है, तो बोला संभालना उसको, तो हम लोग स्प्रे करके उसको के, बट जैसा मैच खत्म हुआ इट वॉज अ ड्रॉ, मैं सीधा ले गया हॉस्पिटल, इट वॉज अ फ्रैक्चर, इसको प्लास्टर डाल के इंडिया भेजना पड़ा वापस। राइट, सो देर आर सीइंग द सिचुएशन एंड ऑलवेज कोच एंड द कैप्टन आर देयर टू गाइड यू। सर आपने अभी कहा था कि आपने वार्मिंग अप और एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आपने इनिशिएट किया था प्लेयर्स को जो आप पहले अवेयर नहीं थे। तो सर आजकल तो कैसा है कि स्पीड, एजिलिटी और कई सारे अलग-अलग मतलब पैरामीटर्स को भी वो लोग ये जोर डालते एक्सपर्ट्स हैं। भी अलग है ना, आज एक फिजियो का काम नहीं, फिजियो का ट्रीटमेंट का काम है, कंडीशनर का अलग वो ट्रेनर है, कैटेगराइज़ हो गया है एक कि जैसे मसाज अलग, तो स्पेशलाइज़ हो। कैटेगराइज होगा, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, तो हर कोई अपना काम संभालेगा, बहुत अच्छा, ऐसा इट्स वेरी गुड थिंग, तो वो हर चीज, हर कोई अपने स्पेशलिटी पे ध्यान देता है। कोचेज आया, पहला एक कॉमन कोच था, फिर हमारा फील्डिंग कोच अलग हुआ, बॉलिंग कोच अलग हुआ, इट्स गुड। सर आपके हिसाब से हमारी जो एथलेटिक फिटनेस पहले नहीं अभी तक जो इवॉल्व हुई है तो वो हमारे फॉरेनर काउंटर पार्ट से कैसे डिफरेंट है? हम लोग क्या इंफीरियर है कि वी आर टो टू टो विद देम, हेड टू हेड विद देम? जो इक्विपमेंट वाइज है,
ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, दे आर सम ऑफ द कंट्रीज हैव बेटर इक्विपमेंट, बेटर इक्विप्ड, बट आई फील नॉलेज वाइज वी आर द बेस्ट। देखो, एक फिजियोथेरेपिस्ट फर्स्ट ईयर से पेशेंट देखता है अपना 4.5 साल के कोर्स में, और 2 साल वापस एमपीटी करता समझो स्पोर्ट्स में, तो उसने 6.5 साल पेशेंट देखा है। आप यूएस से कोई करके आएगा तो वो इज अलाउड टू डू 3 years ऑफ इन एनी हेल्थ साइंस में डिग्री करता है, फिर 3 साल का डीपीटी करता है, डॉक्टर इन फिजिकल थेरेपी। अब जब वो डॉक्टर करता है उसमें से भी 1 साल को पेशेंट नहीं देखता है, तो पूरे उसके कैरियर में उसने डीपीटी किया है, डॉक्टर इन फिजियोथेरेपी किया है, शायद 1.5 साल या 2 साल पेशेंट देखा है। और हमारा जो 6.5 साल पढ़ा है उसमें 6 साल वो पेशेंट देखा है। और पॉपुलेशन वाइज देखने जावे तो 1400 पॉपुलेशन और उन लोग का 135 मिलियन पॉपुलेशन सामने, हमने पेशेंट भी ज्यादा देखा है। हाँ, मतलब वॉल्यूम ऑफ द इंटरेक्शंस विद द पेशेंट्स हमारे काफी ज्यादा हो वी जाते आर हैं। मोर मैन्युअल, वी आर मोर इक्विप, टेपिंग करना या ड्राई नीडलिंग जो भी हाथ का है। उन लोग दे आर मोर इनटू मशीन्स, वो लोग 4 करोड़ का मशीन खरीद कर रखेंगे, राइट, which we feel we don't know, there is no proof कि they are by that machine you will be better। और सर जेनेटिक एडवांटेज कुछ है कि मतलब जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा हमने वेज नॉन डिस्कस वेज किया में कि प्रॉब्लम होता है, वेज नॉन वेज में प्रॉब्लम होता है, और ज्यादा करके प्योर लोग का विटामिन D3, आई गो फॉर द बेस, एक वाइटल कैपेसिटी है, बाद में विटामिन D3 B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द स्पोर्ट्समैन हैज लेस ऑफ D3 एंड B12 परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, सो एज सून एज यू आर दे आर इंजेक्टेड विद B12 D3 their performance was better। दिस इज अ ट्रायल स्टडी वी हैड डन ऑन 8 फुटबॉल टीम्स, मेरा PhD स्टूडेंट ने किया था, सबका B12 D3 कम था। राइट, तो हाँ, कुछ मतलब टेस्ट किए वेजिटेरियन थे, पॉपुलेशन में ऐसा होता ही है कि there is a- इंडियन में 60% में कमी है, स्पेशली आर्यन ब्रीड। सर मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन जेनेटिक की तरफ इसलिए था कि कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन एनीमोर, क्योंकि वो कहते हैं कि क्रिकेट स्पेसिफिक हमारा ज्यादा है, पर ओलंपिक्स में देखा जाए या फिर जो स्पोर्ट्स प्रोडिजीज जो होती हैं उन्हें अच्छे खासे मतलब टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे में अभी तक नहीं है, वैसा इकोसिस्टम नहीं है। वैसे ही काउंटर पार्ट हम लोग चाइना देखे तो उनमें कैसा है कि 8 से 9 साल से उन्हें मतलब स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराना शुरू करते हैं। तो सर आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे मोबिलिटी या फिर जनरलाइज फिटनेस स्टैंड पॉइंट से हम लोग लैग कर रहे हैं? नहीं, देखो, मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है, 12 और 14 साल में एक बच्चा डिसाइड करता है क्या स्पोर्ट्स खेलना है उसको। तो 12 और 14 साल तक तो हर माँ बाप बच्चे को हर गेम खेलने दो जिसमें भी उसको इंटरेस्ट आया, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन, जो भी उसको खेलना है खेलने दो। वो 12 और 14 साल के बीच में डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे ये नहीं, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस गेम के लिए जो अच्छा लगता है उसमें उसके लिए कोच रखो, ट्रेनिंग रखो। कुछ कुछ स्कूल में देखो आप, कुछ स्कूल ऐसा है कि हर साल वो स्कूल जीतता ही है, कि वो स्कूल का गेम ही वही है, या खाली फुटबॉल खेलता है या खाली क्रिकेट खेलता है। आज बॉम्बे में हमारे पे स्कूल है जो हर साल फुटबॉल में जीतना ही है, हर साल क्रिकेट में जीतना ही है। तो स्कूल वाइज लेट्स सिलेक्ट कि हम ये गेम में आगे बढ़ेंगे। कुछ स्कूल है जिसमें उन लोग के पास बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का बराबर कोई नेट है, उन लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पेरेंट्स लोग मेंबर्स रहते हैं क्लब का, अब वो क्लब में जाओगे तो सब कुछ है, कुछ क्लब में खाली बैडमिंटन और स्क्वॉश है, तो फिर आप उसके तरफ अट्रैक्ट होते हो। पर मेरा एक ही कहना है कि स्कूल लेवल से अगर स्पोर्ट्स आवे, स्कूल लेवल से अगर टैलेंट हंटिंग में आदमी जावे, तो 12-14 में वो डिसाइड कर चुका है उसको क्या करना है। और उसके बाद सर आपको लगता है कि हम लोग मोबिलिटी या फिर जनरलाइज एथलेटिक फिटनेस में लैग कर रहे हैं? अगर हम लोग 12 साल का लड़का अगर इंडियन देखे और 12 साल का लड़का फॉरेन देखे, तो क्या उसके पास फिजिकल एबिलिटीज का पोटेंशियल मतलब उसकी सीलिंग लो है कि हाई एज अ फॉरेनर? नहीं, देखो, जोग्राफिकल कंडीशन बहुत महत्व रखता है। आज आप एक न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलियन को देखोगे तो एक 12 साल का लड़की भी आपको 20 साल का लगेगा, 21 साल का लगेगा। जो हमारा एक ही प्रॉब्लम, जो वेजिटेरियन है उन लोग को अगर सही तरीके से उन लोग का प्रोटीन मिल सके, प्रोटीन की जरूरत होती है स्पोर्ट्समैन को काफी, और मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आता, वेजिटेरियन अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्समैन को नॉनवेज होना जरूरी है। वो अपना प्रोटीन कार्ब्स कैसा लेता है, किस तरीके से आता है उसके पास, वो इम्पोर्टेंट है। नॉनवेज में तो डायरेक्ट आ जाता है, तो ये फॉरेन प्लेयर्स लोग कुछ पूरे सुबह को भी नाश्ता में भी लोग नॉनवेज लेते हैं, तो उन लोग का प्रोटीन इनटेक जो होता है ईजी है, ईजी फॉर्म में। पर वेजिटेरियन के लिए क्या है, इनडायरेक्ट प्रोटीन आता है, पल्सेस से, दाल हो गया, उससे पल्सेस हो गए, उससे प्रोटीन का हमको उम्मीद रखना पड़ता है कि वहां से आवे प्रोटीन। तो थोड़ा लंबा आता है, थोड़ा देर से आता है और कम आता है। सर हाल ही में लास्ट ईयर जैसे हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो फाइनल मैच हुई थी तो हम लोग हारे थे मतलब ऑस्ट्रेलिया के सामने।
तो मैंने मेरे हाल ही में मेरे एक दोस्त है यहाँ स्ट्रेंथ कंडीशनिंग है गुजरात में, तो उनसे मैंने पूछा था कि वेयर वी आर लैकिंग फ्रॉम अ फिटनेस एंगल। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड वाले जो होते हैं उनकी लाइफस्टाइल जब वो छोटे हैं तब से ही उनकी प्रो फिटनेस होती है। कि मान लो कि आज 1 बजे उनका लंच हो रहा है, तो 1 बजे से 2 बजे की अगर 1 घंटे की उनकी लंच ब्रेक है, तो दे विल मेक श्योर कि वो आधा घंटा वो जॉग करके आएँ या फिर रनिंग करके आएँ, फिर कोल्ड शावर लेके खाना खा के वापस डेस्क में रहे। वो एक कल्चर ही कैसा है कि प्रो फिटनेस हो जाता है, लाइफ़स्टाइल ही पूरी प्रो फिटनेस हो रही है। तो इंडिया में वो मौजूदा है नहीं। मतलब शायद हम लोग मान सकते हैं कि 0.1% ऑफ द टॉप रिच ही ऐसा अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो सर आपका इसके बारे में क्या कहना है कि इसमें कुछ कोरिलेशन है हमारी फिटनेस और हमारी नहीं जो नहीं, ऐसा लाइफ़स्टाइल ऐसा कोई बचपन से हो स्टडी रही है? नहीं है। आप वीक में एक बार करो या वीक में 3 बार करो या रोज करो, फाइनली आपका एंडोरेंस क्या है, एंडोरेंस का पूरा ट्रेनिंग ही अलग होता है। आप अभी हमारे पास मैराथन रनर है, वो हफ्ते में एक ही बार भागता है, वो रोज नहीं भागेगा, पर एक हफ्ता जो सा दिन संडे सपोज भागेगा तो 3.5 घंटा 4 घंटा भागेगा। और ये रियलाइज ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है। हमारे पास काफी ऑस्ट्रेलियन जो हफ्ते में एक बार भागते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे मैं रोज आधा घंटा चलता हूँ, तो अब मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा रोज मत चलो, ऑल्टरनेटली 1 घंटा चलो। फिर मैं बोलूंगा ट्वाइस अ वीक 2 घंटा चलो। सो आपको पता लगाना चाहिए 45 मिनट 1 घंटे में आपका बदन का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है। फिर द बॉडी स्टार्ट टेकिंग इट फ्रॉम द फैट। अगर रोज आधा घंटा चलते हो तो आधा घंटा आपका कार्ब्स ही चलता है, फैट तक पहुंचता ही नहीं है। तो अगर दिन में 2 दफा भी आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को चलो तो भी आपको वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। सो इसके लिए फॉर्मूला है कि आप वीक में एक बार करो, बट पूरा करो, पूरा मैराथन भागो या 3 घंटा भागो 3.5 घंटा भागो। So you have to burn the carbohydrate. After the carbohydrate gets burned, the body goes and takes carbohydrates from the fat. So जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन लोग कैसा भी कर, उन लोग लंच, उन लोग शायद जो कैलोरी खाने वाले होंगे वो पहला जलाते हैं। उन लोगों को पता है 500 कैलोरी का लंच लेना है, तो वो स्टॉक नहीं होने के लिए पहला 500 कैलोरी माइनस करके फिर आके। तो सर इसके अगर आपने मैं आपसे ये पूरा अगर समझ पा रहा हूँ तो आपका मानना ये है कि इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन फ्रीक्वेंसी, कि मान लो रोज़ अगर हम लोग कर रहे हैं उससे अच्छा है एक ही दिन में ज़्यादा करें ताकि हमें वो रेस्ट टाइम का जो हमें चाहिए वो हो जाए। तो सर अल्टरनेट डे में आप एक्टिव रेस्ट के प्रोपोनेंट हो, राइट? आपके अभी पॉडकास्ट में भी मैंने देखा था कि आप कहते हो कि कंप्लीट रेस्ट होना चाहिए, कि बेड रेस्ट होना चाहिए। वन डे, तो वन उसके डे, बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा। 1 डे अ वीक। मैं तो ये हद तक बोलता हूँ कि रेस्ट is equal to the whole day. You should have breakfast, lunch and dinner on your bed. सर क्यों, इसका कारण क्या मुझे जानना था? तो बॉडी रिकवर नहीं होता है। आप आज रेगुलरली खेलते हो तो छुट्टी के दिन आइदर टीम ट्रेवल करती है। ट्रेवल इज स्ट्रेसफुल, ट्रेवलिंग इज स्ट्रेसफुल। और आजकल अगर आप दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट में होगा तो वैसे ही आधा घंटा चल रहे हो, राइट। सेकेंड, कुछ लोग घर पे हैं लेकिन बोलते हैं चलो अभी दोस्तों के साथ में बिल्डिंग में जाके मैच खेलेंगे, बिल्डिंग में जाके कुछ खेलेंगे। फिर कुछ लोग शूटिंग को जाता है, शूटिंग्स होता है। तो वो ब्रेक जो हफ्ते में एक बार मिलना चाहिए, ये एकदम थम्स रूल है कि ऑफ सीजन ऑन सीजन, बट वंस बोथ द सीजन में एक दिन जो है वो कंप्लीट रेस्ट होना चाहिए। बॉडी, वी शुड अलाउ द बॉडी टू रिकवर एंड स्लीप। आई टू टेल एवरी स्पोर्ट्समैन, इंक्रीज योर स्लीप बाय 1 hour। दैट इज वेयर नेचर कम्स इनटू द पिक्चर एंड हील द बॉडी। सर मान लो कि मैं स्मिथ एक क्रिकेटर हूँ और आपके साथ आता हूँ कि आपको बताता हूँ कि मुझे एक फिटनेस प्रोटोकॉल बनना है, तो सर मुझे मेरे लिए आप फिटनेस प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे और क्या-क्या आप पिलर्स करेंगे? मैं जस्ट एज़ अ कैजुअल आपसे बात करना हाइट, चाहता हूँ। हाइट वेट के अकॉर्डिंगली आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हर स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन क्रिकेट आप फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उन लोग का ट्रेनिंग अलग होता है, विकेट कीपर का अलग होता है, बैट्समैन का अलग होता है। बैट्समैन को रनिंग इन बिटवीन, आई वुड टाइम यू फॉर 1 minute हाउ मेनी रन यू टेक। तो समझो आज आप 12 रन लिए, सो आई विल गिव यू अ टारगेट के 1 मिनट में आप 13 रन लेना चाहिए। अभी 13 रन में स्पीड खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक, कि आप कौन से पैर आने से पहले बैट भी टच करेंगे तो काफी है। पुराने जमाने अगर रन देखेंगे तो वो लोग पैर से जाते थे लाइन तक और फिर टर्न लेने में टाइम लगा देते और फिर वापस आते थे। अभी नहीं, वो लोग दूर से टच करते लाइन पे एंड दे हिट बैक, जंप बैक। सो दे यूज द टेक्निक के अ, जो आज 12 रन लेते हैं वो 14, हमारे पास
प्लेयर थे जो 16 रन भी लिए 1 मिनट में। तो मेरे लिए तो एक वो फिटनेस टेस्ट था। अगर पीक जब भी आप एकदम फॉर्म में थे, आपका वो टेस्ट लेकर रखते थे हम लोग। जब अनफिट हुए तो वापस फिटनेस टेस्ट में वही काम आता था कि आप 16 रन लेते थे, अभी आप 16 रन ले सकते हो क्या? एकदम ईज़ी है। फिर फास्ट बॉलर का एंडोरेंस, स्टेप, वेदर ही कैन मेजर काफ़ी लोग गलती कर बैठते, आधे टाइम में नो बॉल हो जाता है। तो उसका भी अलग ट्रेनिंग होता है, लोग ट्रेनिंग करते हैं कि बराबर स्टेप आवे। फ्री रनिंग पे तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉन्शियस हुआ तो स्पीड कम हो जाता है, बॉलिंग में फ़र्क पड़ता है। यू शुड गो विद द फ्लो और बराबर आपका पैर वहाँ लगे। आप ध्यान नहीं दे रहे हो नो बॉल हुआ या नहीं हुआ, आप बॉलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो आपका स्टेप का एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट। सो डिपेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स, डिपेंडिंग इन स्पोर्ट्स व्हाट यू आर डूइंग। आप एक फुटबॉलर को देखिए, जो स्ट्राइकर है, राइट आउट लेफ्ट आउट, वो भाग रहा है बॉल के पीछे 70 मीटर, तो वो उस ऑपोजिट टीम ने किक बैक किया तो वो खड़ा नहीं रहता उधर ना, तो वापस आना पड़ता है बॉल लेने के लिए। तो उसका बैक उसको पास करेगा, फिर ये बॉल लेके डॉच करके ड्रिबल करके अपने प्लेयर को देके फिर आगे जाएगा, रुकेगा जब तक उसमें वापस अगर वापस किक किया तो वापस आ रहा है। तो उसका मूवमेंट अगर आप देखोगे, और जो बैक है टीम का, वो बैक खाली 10 से 15 मीटर में ही उसको काम ही उसका वो है, बॉल को अटैक करो, किक करो, खड़ा हो जाओ। पर जो फॉरवर्ड है, पूरा फ्रंट लाइन जो अगर आप देखोगे, स्ट्राइकर से लेकर राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, इन लोग मूवमेंट, इन लोग का आगे पीछे, इन लोग के पास एंडोरेंस ज्यादा होना चाहिए। गोल कीपर के पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए कि उसको राइट भी जंप करना है, लेफ्ट भी जंप करना है, बॉल भी रोकना है, ग्रिप भी होना चाहिए, और जब किक करेगा तो उसका बॉल सही जाना चाहिए। तो वो भी अपने 15-20 मीटर के रेडियस में ही होता है। तो एक फ्रंट लाइन ही है जो वो 70-80 मीटर आगे पीछे होते ही जा रहा है। तो द ट्रेनिंग चेंजेस फॉर दैट। एक तो जनरल ट्रेनिंग है, जनरल वार्मिंग अप है, जनरल स्ट्रेचिंग है, ये हो गया। उसके बाद में स्पेसिफिक कि वो क्या रोल अदा कर रहा है उस गेम में, उसका एक ट्रेनिंग अलग होना चाहिए। सर ओवर द ईयर जैसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसे इवॉल्व हुए, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज़्यादा वो लोग तवज्जो देते हैं। तो सर आपका क्या मानना है कि लोग ज़्यादातर उसे ओवररेट कर रहे हैं कि इट इज़ अंडररेटेड स्टिल द स्ट्रेंथ देखो, ट्रेनिंग? आपको गेम में रखेगा, स्ट्रेंथ नहीं रखेगा, आपको गेम में आपका स्किल रखेगा। अब स्किल से रिलेटेड जो मसल्स है, उसको अच्छा रखो, स्ट्रेंथ में रखो, अच्छा फ्लेक्सिबल रखो। सो इट फर्स्ट गो फॉर द स्किल। स्किल बराबर होगा, नाउ टू कीप द स्किल गोइंग यू नीड अ गुड बैकअप ऑफ मस्कुलर स्केलेटन। फिर एक्चुअली सर डिपेंडिंग ऑन पास्ट द स्किल, क्रिकेटर्स भी यही बोलते हैं, पास्ट क्रिकेटर्स यही बोलते हैं कि आजकल स्किल से ज़्यादा दे आर फोकसिंग ऑन द जनरलाइज्ड एस्पेक्ट। हमें जो स्पेसिफिक जो करना है, उस पर आजकल ज़्यादा कम मतलब जोरदार है। देयर इज ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन। अभी सीजन ऑन होगा तो मैं तो चाहूंगा कि 5 दिन वो अपना ट्रेनिंग ही करे और एक दिन स्ट्रेंथनिंग के लिए जावे। हाँ, और अगर रिवर्स देखो, ऑफ सीजन में उसे घर पे नहीं बैठना है। अब 5 दिन और अपना ट्रेनिंग के लिए जाएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंडोरेंस ट्रेनिंग, बट एक दिन गेम के लिए जावे, उसमें भी फिर एक दिन बेड रेस्ट रहेगा। सो दैट 1 डे रेस्ट दोनों में है। ऑन सीजन आप स्किल पे ध्यान दे रहे हो ज्यादा और स्ट्रेंथ को मेंटेन रख रहे हो एक दिन पे, और ऑफ सीजन में आप ट्रेनिंग को ज्यादा ध्यान दे रहे हो, यू वांट टू रिमेन फिट, स्किल तो वैसे ही आएगा, और हफ्ते में एक दफा स्किल को इम्प्रूव करो। सर आजकल वेरेबल्स का ज़्यादा ज़माना है, मतलब वो बेड हो गया, एप्पल वॉच हो गए, तो सब लोग मतलब सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं कि स्लीप हो गया, हार्ट रेट हो गया, स्टेप काउंट हो गया, जीपीएस भी डाल रहे हैं आजकल तो फास्ट बॉलर्स में। तो सर आपका ये हाई-टेक, हेल्थ टेक के बारे में क्या आपका मानना है कि इज़ इट नीडेड और इट इज़ मतलब मार्केटिंग हाइप है इट ये? इज एन एडिशनल हेल्प। अगर आप उस पर ध्यान दे रहे होंगे, पुराने जमाने में वो स्किल था ही नहीं कि मैं क्या क्या रेट पे बॉलिंग डाल रहा हूँ, तो वो दिमाग में आने की जरूरत ही नहीं था उसको। वो तो आगे बॉल देके अपना विकेट ही गिनता था, कितना विकेट ले सकता है, राइट? तो कोई चीज उसमें बेनिफिशियल रहता है, प्लस पॉइंट होता है, कोई चीज उसमें नेगेटिव पॉइंट रहता है। सो टू मच ऑफ नॉलेज जो अपने आ रहा है, आपको फीडबैक दे रहा है, शायद वो आपको नुकसानदेह भी हो सकता है। या
मतलब वो कहते हैं ना कि एंग्जाइटी हो जाती है कि भाई मेरा स्लीप स्कोर 100 में से 90 से 89 हो गया तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? राइट, राइट। सर आपका हाई परफॉर्मेंस का काफ़ी आपकी मतलब टेक्निक्स हैं जो आप मतलब रिकमेंड करते हैं, ब्रेन मैपिंग हो गया, स्लीप को ज़्यादा तवज्जो देना, फिर वाइटल कैपेसिटी। तो सर मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा स्टार्टिंग विद स्लीप। सर आपके हिसाब से स्लीप में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए फॉर मोर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस? क्वालिटी स्लीप एंड 11 to 4 मिनिमम, लाइक 11 बजे से पहले सोना जरूरी है। 11 to 4 आई फील इज द रिपेयर टाइम ऑफ द बॉडी। तो आप नहीं बोल सकते मैं 11 के बजे 12 बजे सोऊंगा और सुबह 4 के बजे 8 बजे 9 बजे उठूंगा। सो बाय 10 you should be in the bed, by 11 you should fall asleep and then get up whenever you want। 11 बजे सुबह उठोगे, 4 बजे उठोगे, 6 बजे उठो। Actually the body knows when the sleep is over, they get up। सर आपने ब्रेन मैपिंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपकी जो रिसर्च आपने जो मतलब की है कि 5 स्टेजेस ऑफ दिस अलर्टनेस जो Zones, अल्फा, yeah। बीटा, थीटा है। तो सर उसके बारे में थोड़ा मतलब आसानी से हमें समझाएँ। देखो ब्रेन मैपिंग में हम लोगों ने स्टडी किया, पता चला कि ब्रेन 5 जोन में काम करता है। ब्रेन तो सबके पास है, राइट और लेफ्ट भी कॉमन है, सबके पास है। तो डेल्टा जोन होता है, थीटा जोन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड। सो पहला जो आपका डेल्टा जोन है, दैट स्लीप, यू आर फास्ट asleep। थीटा जोन में यू आर गेटिंग अप, अगर स्पेशली आप ड्रीमिंग करते हो तो थीटा जोन में है। फुल्ली फोकस आपका माइंड जो फोकस होता है एकदम, वो बिटवीन 6 हर्ट्ज एंड 12 हर्ट्ज, वो होता है अल्फा जोन। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट जोन। फिर जैसा बेटा जाता है उसके बाद बेटा इज अ लिटिल away from being focused, or gamma, you're still more away from the frequency। Gamma goes from 30 frequency to 42 frequency। From 12 to 30 you could say you are in beta। So हम लोग ने स्पोर्ट्समैन पे स्टडी किया है, जब when they had performed very well, समझो सेंचुरी बनाया, तो हम लोग सोचने बोलता हूँ गेम के बारे में, because you in brain mapping your brain has to think about it and we record the frequencies। So all of them were in alpha zone, 8 to 12 frequency में। फिर हम लोग स्टूडेंट्स पे किए, those who performed well in exam, they were also in alpha, and those who failed, they were in beta और gamma। स्पोर्ट्समैन जब भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, उसको बोलेगा, आप सोच लो एक गंदा गेम जो आपको भी अच्छा नहीं लगा, वो इतना गंदा कैसा खेले। तो जब लोग इमेजिन करते हैं, दैट टाइम दे वर इन बेटा और गामा। और इफ दे आर इमेजिनिंग अ गुड, 4 लोग ने सेंचुरी बनाया, 4 गोल मारा, अच्छा खेला था, तो वी हैव फाउंड आउट दे वर इन अल्फा। सो अल्फा इज द जोन दैट अ प्लेयर शुड गो इन। इट्स मोर टू डू विद फोकस। So not necessary to go through big equipments and all that। Meditation gets you in alpha। Simple। और सर ये मतलब ज़ोन जो कहते हैं यू आर इन द ज़ोन, स्पोर्ट्स पर्सन इज़ इन द ज़ोन, ये वाला मतलब दोनों का ओवरलैप है कि यही आप अल्फा स्टेज की बात कर रहे हो, फ्लो स्टेट की जो बात करते हैं वो लोग? अपन अल्फा का अलग अलग तरीके, अभी हम लोग समझ साइंटिफिकली उसको अल्फा बोलते हैं, यू आर इन अल्फा जोन, राइट। तो वैसा बोलने जाएंगे तो आदमी बोलता है मैं फोकस था, मेरे को सेंचुरी बनाना है, आई वाज फोकस्ड टू इट, राइट। आई हैड टू, दिस वाज माय फाइनल मैच, दिस वाज माय लास्ट मैच, अगर मैं नहीं बनाता तो आई वाज आउट ऑफ द टीम। सो आइडिया वाज ही वाज साइकिंग हिमसेल्फ टू कम इनटू अल्फा। सर आपने कहा कि अल्फा ज़ोन के लिए जाने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है, तो बाकी कौन-कौन सी टेक्निक है? एक्व साउंड एक हमारे पास छोटा इंस्ट्रूमेंट है, ऑडिबल, कान में डालते हैं हम। तो प्लेयर अगर उसको सुनते रहेगा, सो इट्स नॉट अ म्यूजिक, इट्स नॉट अ साउंड, इट्स मोर ऑफ echoes that also takes you in alpha। So this ये स्टडीज हमारा चालू है कि एक दिन अपना मोबाइल का बेल जब बजता है तो आदमी को अच्छा नहीं भी लगता है, या डोर बेल लगता है, तो वो साउंड ऐसा आवे, एको ऐसा आवे कि यू शुड बी गोइंग इनटू अल्फा जोन। अल्फा इज अ जोन ऑफ लिविंग। इट इज हैप्पीनेस, जॉय। हम एक स्टूडेंट्स में स्टडी किए थे, काफी स्टूडेंट पे, उन लोग से 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। उन लोगों को बोला कि यू आर, हम लोग ने उन लोगों को बोला था कि यू आर एंजॉयिंग विद योर फ्रेंड्स। सो दे वर ऑल इन अल्फा जोन। और जैसा हमने एग्जाम के बाद किया कि अनाउंस हुआ, अभी अब किसी ने अनाउंस किया कि एग्जाम है परसों से, सो दे ऑल वेंट इन बेटा एंड गामा। तो अल्फा इसी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ देता है, अरे एग्जाम में तो पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो तैयार नहीं हूँ। सो उसी तरीके से हम लोग को होल आइडिया इज टू गेट द स्पोर्ट्समैन इन अल्फा जोन बिफोर द परफॉर्मेंस।
सर आपकी स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, तो सर मैं आपसे एकदम शॉर्ट में आपसे थोड़ी इंजरीज के बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे हम लोग उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर हो जाए तो कैसे रिहैब कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट वन वन या टू लाइन आंसर में मैं आपसे पूछूंगा। तो मान लो कि मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी है और उसे प्रिवेंट करनी है। पहले तो मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि हैमस्ट्रिंग इंजरी जो इतनी कॉमन है, रनर्स में कॉमन है, क्रिकेटर्स में कॉमन है, फुटबॉलर्स में कॉमन है, तो हाउ टू प्रिवेंट दैट, मतलब कैसे हम लोग वो एरिया ऑफ द बॉडी को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। गुड स्ट्रेचिंग। और दूसरा मेरा टेक्निक है ये मार्बल, इसको फुट में अपना जहाँ वैल्गन्स है वहां अगर रखेंगे 2 मिनट इसमें खड़ा रहोगे रोज सुबह, तो हैमस्ट्रिंग पूरा रिलीज हो जाता है। तो एक फेशिया है पैर के नीचे, वो हम लोग पहला पेन से या पेंसिल से वो फेशिया को ऐसा दबा देते 2 मिनट तक रिलीज करने। तो फिर आइडिया आया कि आप कितने पूरे 15 मिनट को करोगे क्या, तो मार्बल रखते, मार्बल पर खड़ा रहते 2 मिनट लोग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाता है ऐसा करने से। रिलीज होता है। तो फेशिया फेशिया इज अ नेटवर्क इन द बॉडी, पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है फेशिया। तो हम लोग राइट में भी और सर अगर इसमें इंजरी हो जाए तो व्हाट इज द रिहैब प्रोसेस, मतलब कैसे आप प्लान आउट always करते हो? any injury I prefer the first 3 days ice and ice, then investigate whether you require an ultrasound, x-ray, जो भी blood test, never compromise on the investigation because you are a professional. सर एक दूसरी ऐसी लोअर नेक इंजरी है, वो है एचिलीस, और उसमें मतलब काफ इंजरीज भी काफी कॉमन है, फुटबॉलर्स में कॉमन है, बास्केटबॉल प्लेयर्स में ज्यादा कॉमन है। तो सर ऐसे में कैसे हाउ वी कैन, मतलब आजकल कैसा है कि अगर हमारे डॉक्टर में अगर लॉन्जिटिविटी और वो उसमें देखा जाए तो डायबिटीज प्रिवेंशन में हम लोग कहते हैं कि काफ रिज इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं कहना ही क्या चाहता हूँ कि हमारा जो सोलियस और जो गैस्ट्रोनिमियस जो हमारे काफ मसल्स है, दे आर मेटाबोलाइजर्स ऑफ आवर बॉडी, प्राइमरी मसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो सर उसे स्ट्रेंथन करने के लिए आपसे मैं जानना चाहूंगा ताकि हमें वो इंजरी भी ना हो। सेकंड जिसके पास नहीं होगा तो स्टेप पे आपका फुट को स्टेप पे रखिए एज पे। तो जब भी आप करोगे सुनो डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन डॉर्सिफ्लेक्शन तो ये आपका टेंडो एटलीस्ट पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। आइडिया इफ टेंडो एटलीस्ट इज स्ट्रेचिंग योर काफ इज वर्किंग। सो गुड स्ट्रेच हमारे वार्म अप पे वी यूज्ड टू कंसंट्रेट अ लॉट ऑन अपना गैस्ट्रो का स्ट्रेच के लिए, एंकल स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, quadriceps stretch. Stretching was after warming up was stretching of the lower extremity first. तो आप बात पे दौड़ने वाले हो, so all this muscle has to be stretched. If you have stretched it well, less chances of injury. सर ऐसे ही मैं नी के बारे में जानना चाहूंगा, हाउ टू हैव अ हेल्थी नी। अगर कोई भी इंसान 50 के ऊपर होता है, उसके जैसे वो एज होता है, तो सबसे पहले उसे घुटने ही मतलब जोर देना ज्यादा उसे तंग करते हैं कहते हैं। तो सर हाउ टू कीप एंड मेंटेन आवर नी हेल्थ फॉर लॉन्जिटिविटी। See, if you go to see, मैंने आपको vital capacity के बारे में बोला था। If you are going to give enough oxygen to your body, so everything is well oxygenated. So हम लोग देख रहे हैं जिसके नी प्रॉब्लम है वो लोग वाइटल कैपेसिटी भी कम है। Yeah, and quadricep muscles are weak. Good quadricep muscle, well oxygenated body. It's not necessarily knee. Anyway, if it is there, good strength, अगर knee का knee के पास डायरेक्टली knee पे कोई मसल नहीं है, knee is handled by quadricep muscle, नहीं, then hamstring है फिर calf है, and then it's all collateral ligaments and meniscus, ACL, PCL. So all there are directly or indirectly comes to having a good strength of the quadriceps. So you can avoid. But once the knee starts rubbing, your space has reduced, 90% of the body weight comes on the knee joint. एक बार बंदा ओबेस है तो उसका knee gives way. अब knee रगड़ तो nowadays there are total knee surgeries. The results are fantastic. So I think if you are 50 plus, straight you can go for total knee. Or but you are youngster 35, 40, if there is a meniscus injury, you can go for the arthroscopy. ACL should be repaired. अगर आप repair नहीं करोगे, meniscus को नहीं निकालोगे, you don't treat the meniscus or the ACL, then you are going in an early osteoarthritis. So at 30, 32, you will be having ONE because you had a meniscus injury, you didn't bother. सर आपके ज़माने में मतलब 1980s और 90s में जो भी क्रिकेटर्स या कोई भी स्पोर्ट्समैन थे, तो अगर उनका करियर एंडिंग कहते हैं तो करियर एंडिंग इंजरीज उसमें लोअर एक्सट्रीमिटी इंजरीज पहले ही आती है।
एंकल चला गया, जैसे हमने कहा एचिलीज चला गया, या फिर हैमस्ट्रिंग टूर हो गया, या फिर नी सर्जरी हो गई, तो इट वाज लाइक एंड ऑफ द करियर। अभी कैसा है कि अभी एक आध साल के बाद वो लोग वापस रिकवर करके आ जाते हैं, क्योंकि रिकवरी प्रोटोकॉल्स विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ सर्जरीज ऑल्सो, तो काफी अच्छा रिहैब भी हो रहा है। तो सर आपके हिसाब से किसी को अगर इंजरी हुई है तो वो उसका मतलब अंतिम वो हो नहीं सकता, राइट? मतलब करियर एंडिंग आज के माहौल में तो नहीं हो सकता, राइट? कि मतलब है ऐसी सिचुएशन। नहीं नहीं, उसका ही वोंट बी टेकन बैक बिकॉज उसका जो फिटनेस पैरामीटर इज बेटर देन अर्लियर नाउ. फाइनली द स्किल विल काउंट. ही विल बी डिक्लेयरिंग दैट टिल उसका जो क्लब होगा या रणजी ट्रॉफी में होगा या उसका कौन से सिटी का होगा वो टीम में खेलेगा, वहाँ परफॉर्मेंस होगा, तो देयर आर सिलेक्टर्स, देयर आर पीपल हु आर वाचिंग. वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लाएगा, वहां भी अच्छा किया था, फिर नेक्स्ट लेवल पे लाएगा, शायद इमीडिएटली वापस इंडियन टीम में आ जाएगा. सो इट इज अ स्किल. फिटनेस तो उसको चाहिए टू गो डेयर टू गो टू द फील्ड. So he is getting himself fit to be sure that he can perform on the field. After that, it is skill. सर लोअर एक्सट्रीमिटी के जैसे हिप मोबिलिटी भी एज वी एज वो कम हो जाती है। अब अगर हम लोग अब इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, हमारे नीचे बैठ के सब लोग मतलब मिलते जुलते हम लोग नीचे बैठे। आजकल कैसे है कि रिक्लाइनर सोफा और वो सारा ज़्यादा हो रहा है, और हिप मोबिलिटी भी कम हो रही है। मान लो किसी को अगर मैं कहूँ कि विदाउट एनी सपोर्ट अगर आप डायरेक्ट नीचे बैठ सकते हो और विदाउट एनी सपोर्ट आप खड़े हो सकते हो, तो इट इज़ रियली कम्बरसम फॉर मैनी पीपल। तो सर आपके हिसाब से हिप मोबिलिटी कैसे हमें मेंटेन रखनी चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है? क्योंकि आपने आपकी प्रैक्टिस में भी आपने देखा होगा कि लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग प्रीमैच्योर हिप स्टिफनेस एंड ऑल दैट। See, the idea is, आप चेयर पे बैठे हो, आज इंडियन आधा 80% ऑफ द इंडियन जो खड़ा रहने बोलेंगे, तो दे वोंट गेट अप लाइक दिस. दे विल पुश द चेयर एंड गेट अप. So pelvic floor is the muscle that is getting importance now. तो आपका अहमदाबाद पे ये डॉक्टर हेद देसाई और डॉक्टर दारा, you should catch both of them to talk on pelvic floor. Then you will be surprised to know okay, what are the damages that it is doing. We sitting on the floor cross-leg, and then people used to get up straight. सब प्लेट के साथ में खड़े होते थे, अभी नहीं कर सकते. Now sitting on the table, you want it food on the table. That also you want to push the chair. या आप lean करते हो टेबल पे खड़ा रहते हो. So that is weakening your pelvic floor muscle more. So no doubt quadricep is getting weak, but with that, even the pelvic floor muscles are getting weak. For a lady, for a woman, one delivery is enough to say that the pelvic muscles are bombarded. So, but we don't have the process of prenatal and postnatal exercises. After delivery, there is a set of exercises to be done. So thank God, it's coming up now. It started from Ahmedabad. Dr. Hed Desai and Dara, they are doing a tremendous job. They are training physiotherapists all over the country on pelvic floor muscles. श्योर मैं उन्हें इनवाइट जरूर करूंगा ताकि उनसे हम लोग डिस्कस कर मैं सकें। नंबर भेजूंगा आपको. They are Sure, sir. very good. And Sure, believe sir. me, the women need them to talk on. Yeah. एग्जैक्टली। सर ऐसे में अपर एक्सट्रीमिटी के बारे में थोड़ा जिसलिए आपसे पूछना चाहूंगा, शोल्डर में आजकल फ्रोजन शोल्डर भी काफी है, और अब वो कहते हैं ना कि पोस्चर जो हमारा डेस्क सिंड्रोम है कि हम लोग फोन ऐसे देखते हैं, लैपटॉप ऐसे करते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा एंटीरियर शोल्डर हो चुका 8 है। out of 10 shoulder patient, मेरे पास पेशेंट आया, 8 out of 10 टर्न आउट टू बी डायबिटिक. तो सबसे पहला शोल्डर पेन का डायबिटीज HbA1c का टेस्ट कराओ. सर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ, यंगस्टर्स में भी Rule that out. ओके, रूल दैट आउट, दैट्स द स्क्रीन। Yes. And then you go for the supraspinatus है, impingement है, क्या है आपको देखना है, रेंज कितना है, कौन से रेंज पे, रेंज फुल है, लेकिन एक स्पॉट आता है वहां दुखता है, उसके बाद में वापस ठीक हो जाता है. सो वी हैव टू इवैल्यूएट दैट एंड स्ट्रेंथन दैट. अगर कंप्लीट टेयर है या ऑलमोस्ट 70% टेयर है, देन थ्रू स्कोपी रिपेयर इट. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि इंडियन यूथ है, उससे अगर हमें स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा उन्हें पुश करना है, तो आप फिटनेस लेसन्स क्या उन्हें देना चाहेंगे? जस्ट लिस्ट आप कह सकते हैं कि ये चीजें तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ब्लैंकेट ट्रीटमेंट की तौर पर इसे आपको अपनाना चाहिए अपने लाइफ में। तो मैं जो पहला बोला था आपको, हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, पहले देखो आपका वेट सही है कि नहीं, राइट. वाइटल कैपेसिटी 3 लीटर है कि नहीं. इफ योर वाइटल कैपेसिटी बिलो 2 लीटर, यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रीदिंग फर्स्ट. ओके सर, उसके क्या टेक्निक्स है, थोड़े एक दो अगर लाइन में बता सकते हो तो। प्राणायाम बेस्ट एक्सरसाइज. प्राणायाम और ब्लोइंग अ शंख. शंख आपको पता है, शंख हम लोग अभी पेपर वेट यूज करते हैं, इसको बजाना सीखो.
at least 10 will increase your vital capacity. हाँ मतलब वेट हो गया, वाइटल कैपेसिटी हो गया, फिर स्लीप हम लोग कह सकते हैं क्वालिटी, हाई क्वालिटी Increase स्लीप। your sleep, I will say. Or keep 11 to 4 in mind. सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैंने अभी एक ऑर्थोपेडिक से पूछा था, तो ऑर्थोपेडिक ने मुझे वैसा कहा था कि अगर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वीकेंड वॉरियर, आपको पता है वीकेंड वॉरियर, आपको टर्म पता होगा राइट, कि मतलब बॉक्स क्रिकेट और वो सब कुछ आजकल इंडिया में बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो लोग क्या करते हैं कि विदाउट वार्मिंग अप वो चले जाते हैं और कुछ ना कुछ मतलब शोल्डर चला गया, एल्बो चला गया, रिस्ट चला गया, ये चला गया। तो मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप का अगर आप लास्ट में कह सकते हो तो इट विल बी ग्रेट फॉर अस। देखो मेरा मैक्सिमम पेशेंट है ना मंडेज को रहता है। ये लोग सैटरडे संडे किधर पिकनिक को गए या बिल्डिंग में कुछ खेले, और जब आगे सबसे पहले ये बोलते हैं मैं तो कॉलेज में खेलता था मेरा टीम के लिए, और वो कॉलेज के बाद 20 साल खेला ही नहीं है, तो ये पेशेंट ज्यादा होता है। सो वार्मिंग अप का आप बोलते हो, फॉरगेट वार्मिंग अप। ये लोग तो 20 साल पहले भी ऐसा खेलना चाहता है कि जब भी मैंने कॉलेज के लिए खेला था, स्कूल के लिए खेला था, यूनिवर्सिटी के लिए। सो आई थिंक सो इट शुड बी ग्रेजुअल whether your body is prepared for that sports. सो मतलब विदाउट वार्मिंग अप यू Prepare- शुडंट प्ले। No, अगर आप गली क्रिकेट खेलो या कुछ भी खेलो। warming up is on the day of the performance, but whether your body has been trained for it. आज हमारे स्पोर्ट्स यदि ऑफ सीजन होता है, जैसा सीजन चालू होता है, if the player is not going regularly to the gym, doing the strengthening training and all that, they come up with 3 to 4 kgs more weight. So that running between that performance is already down because you are carrying more weight.